आज की क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हमने विश्वविद्यालय आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो आयोग हमने पढ़ा वो था मुदालिर आयोग, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, वो कंप्लीट किया। फिर हमने कोठारी आयोग कंप्लीट किया, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग डिस्कस किया था। देन एनसी देन यूजीसी, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिर एनसीईआरटी, देन एनसीटी कल क्लास में हमने डिस्कशन किया था। तो आज उसी क्रम में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डिस्कस कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो स्क्रीनिंग का सिलेबस है, उसमें जो पहला पार्ट है, जहाँ पर आयोग और नीतियों के विषय पर पूछा गया है, तो वहां से हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। हालांकि वहाँ उस सिलेबस, क्योंकि पुराना सिलेबस है, तो उसमें सिर्फ शिक्षा नीति 1986 ही लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति के बारे में जिक्र नहीं है। बट नई शिक्षा नीति 2020 भी आपके सिलेबस का पार्ट है, वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम उसी पर चलेंगे, ठीक है। तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं बाद में, मैं थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। 1986 में बजट सत्र के दौरान संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा की और उसे अपनाया। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा वादा किया गया था कि वह मानसून सत्र, क्योंकि आप लोग जानते हैं, अभी जीएस में पढ़ते हैं आप लोग, कि बजट के सत्र होते हैं, ठीक। सॉरी, बजट सत्र, कैबिनेट के डिस्कशन जब होते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, सत्र होते हैं उसके, उनमें से ये एक रहता है, ठीक है ना। तो उन्हीं में से मानसून सत्र जो है, वहां पर ये इस पर इसके क्रियान्वयन की बात की गई थी। बजट सत्र के तुरंत बाद मंत्रालय ने कार्रवाई कार्यक्रम को तैयार किया, करने के लिए गहन अभ्यास किया, और जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसके लिए सिफारिशों को देना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या था इसमें, इसको हम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हुए चलूंगा आप लोगों को। उसे आपने स्पेशली चाहे तो भी नोट कर लीजिए, वरना पीडीएफ में आप लोगों को सेंड करते हैं, उससे भी आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। बहुत कंसाइज वे में ये बनाया गया है, संक्षिप्त रूप में आपके सामने पीडीएफ रखा जा रहा है। तो इसमें से भी और सेलेक्टिव करना मुझे लगता नहीं कि इतना सही होगा, ये इतना तो पढ़ ही लेना कम से कम। सबसे पहले तो जो ये शिक्षा नीति थी, इसका जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट को बनाने के लिए 23 टास्क ग्रुप फोर्सेस ली गई थी। तो 23 टास्क फोर्सेस है, इसको हिंदी में विशिष्ट टोलियां शब्द लिखा गया, आप इंग्लिश में याद रखेंगे 23 टास्क फोर्स, ठीक है। तो 23 टास्क फोर्सेस थी। कितनी टास्क फोर्सेस थी? 23 थी। और टास्क मतलब होता है कोई काम, ठीक है। तो हर फोर्स का कुछ टास्क रहा होगा, तो इस प्रकार से 23 जो टास्क फोर्स थी, उनके इंडिपेंडेंट 23 टास्क रहे होंगे। तो वो 23 टास्क कौन कौन से हैं वो देखिएगा, ठीक है, वन बाय वन। सर्वप्रथम 23 विशिष्ट टोलियों का गठन किया गया, और प्रत्येक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई के तहत उद्देश्य पूर्वक शामिल किया गया। वह एक विशिष्ट विषय सौंपा गया। इन विशिष्ट टोलियों में प्रख्यात जो ये विशिष्ट टोलियां थी, या जो टास्क फोर्सेस में कौन थे, वो बहुत सारे शिक्षाविद थे, विशेषज्ञ थे। केंद्र और राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधि होते हैं, डेलीगेट्स जिसको बोलते हैं, जिनको चयनित किया जाता है ना, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं। और टास्क फोर्स को सौंपे गए विषय इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से विषय थे टास्क फोर्स को सौंपे गए, वो देखिएगा, वन बाय वन चलेंगे हम इधर पे। सबसे पहला है आपका, इनको आप अलग से भी याद कर लीजिएगा, शिक्षा तंत्र व्यवस्था को क्रियाशील या कार्यशील बनाना, मेकिंग सिस्टम वर्क। जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो कुछ ऐसा डेवलप करना कि जो आपका वर्किंग कंडीशंस में रहे, पैसिव ना रहे, ठीक है, एक्टिव वे में आपका काम करे। और सेकंड है आपका विद्यालय शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया। तो जो स्कूल एजुकेशन है, उसके लिए क्या कंटेंट होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, वहां पर उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया।
महिला समानता की शिक्षा के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका एक टास्क फोर्स बनाया गया। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, सतत और वयस्क और सतत शिक्षा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तो आप समझिए, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग और वयस्क, इन सब के लिए जो कैटेगरी होती है ना हमारे वहां पर, उन सभी कैटेगरी के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसमें जो वंचित वर्ग होता है, वंचित वर्ग मतलब आपका डिप्राइव्ड क्लासेस बोलते हैं, उसमें एससी एसटी और ओबीसी आते हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए एक अलग टास्क फोर्स थी, और माइनॉरिटीज के लिए अलग टास्क फोर्स थी, आपकी हैंडीकैप्ड के लिए अलग टास्क फोर्स थी, एडल्ट के लिए अलग टास्क फोर्स थी। ठीक। वयस्क शिक्षा से मतलब क्या, आप लोग जानते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि जो बचपन में पढ़ाई किसी कारण से नहीं कर पाए होते हैं, तो उनके लिए फिर बाद में अगर उनको समय मिलता है, उनकी इच्छा होती है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना प्रौढ़ शिक्षा के रूप में, है ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जिसे हम बोलते हैं ना, उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा, मिशन ब्लैक बोर्ड यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आता है एग्जाम में कई बार कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1986 की जो शिक्षा नीति है, वहां पर इसको सबसे पहले इसकी सिफारिश की रिकमेंड किया गया था। देन और दूसरा ये पूछा था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, क्लास 1 से 8 तक की जो एजुकेशन होती है, उसमें भी 1 से 5 तक की विशेषकर उसके लिए है। ठीक। तो माध्यमिक शिक्षा एवं नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालयों का भी जो कंसेप्ट है वो यहीं पर दिया गया था। नवोदय विद्यालयों को हम पेस सेटिंग स्कूल्स भी कहते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक विद्यालय पेस सेटिंग विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन थे आपके, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, और नवोदय विद्यालय, और सैनिक स्कूल, है ना। तो इनमें से आंसर जो था वो नवोदय विद्यालय था। पेस सेटिंग मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों को जानकारी होगी ही कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म आते हैं, अब सभी बच्चे उन फॉर्म को भरते हैं। अब उन सभी बच्चों में से जो टॉप 100 बच्चे, या फिर जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, उतने बच्चे जो होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है ना। किस आधार पर सिलेक्ट किया गया उनको, उनके बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर। तो ऐसे बच्चे जो अन्य जो सामान्य बच्चे हैं, उनसे पढ़ने वगैरह में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी गई पढ़ने की, है ना, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो उस पेज से हो सके जिस पेज से उनको रिक्वायरमेंट है। तो इस क्रम में नवोदय विद्यालय को पेज सेटिंग विद्यालय भी, स्कूल्स भी कहा जाता है। फिर है व्यावसायिकरण। बात हम बार बार कर ही रहे हैं हर आयोग में, हर चीज में, कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जिससे कि बच्चा रोजगार कर सके। उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ चर्चा वगैरह करने के लिए एक अलग टास्क फोर्स था। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आवाज आ रही है। यस यस। सर। ठीक है। कहीं पर ऐसा पॉइंट लगे नहीं आया, सभी पूछ लेना। हाँ। तो उच्च शिक्षा के बाद है आपका मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा। देखो, अगर आप देखते हैं, हालांकि 1986 से पहले आपके ओपन यूनिवर्सिटीज डेवलप होने लग गई थी। सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी आपकी आंध्र प्रदेश में डेवलप हुई थी। ठीक है। तो होने तो लग गई थी ये, लेकिन उतना उसका विजन नहीं था। तो अभी 1986 की नीति में ये रखा गया कि मुक्त विश्वविद्यालय और दूर शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है। ताकि लगभग सारे ही बच्चे जो हैं उसमें जुड़ सके, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं वो पढ़ाई लिखाई ना छोड़ें, ऐसा कुछ। फिर तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, जो आप ये एमबीए या फिर आईआईटीज वगैरह में बीटेक वगैरह करते हैं, कुछ अनुसंधान एवं विकास, यानी कि जो आप रिसर्च वगैरह होता है। फिर मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग सहित। ठीक। तो ये सब टास्क फोर्सेज है। 23 टास्क फोर्स कौन कौन सी है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक इनसे, लेकिन क्या पता कभी ऐसा बन जाए कि इनमें से कौन सा एक टास्क फोर्स नहीं था, या फिर मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी होगी आपका, डिग्रियों को नौकरी और जनशक्ति नियोजन से अलग करना। ये इससे पहले भी कई बार जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। ये मांग रखी गई कि जो डिग्री है उनको नौकरी से न जोड़ा जाए। ठीक है। ये जब ब्रिटिश इंडिया था अंग्रेजों के रूल में, उस समय भी ये मांग रखी गई थी। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य
और भाषा नीति का कार्यान्वयन कार्यान्वयन कैसे होगा, है ना, कि जो कल्चरल डेवलपमेंट है या फिर कंजर्वेशन है कल्चर का या हेरिटेज का, वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए शिक्षा में क्या रह सकता है। तो इसके लिए फिर खेल शारीरिक शिक्षा और युवा शिक्षा हो गई आपकी, और फिर मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार, इसके लिए अलग टास्क फोर्स थी। तो फिर है आपका शिक्षक और उनका प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन कैसे होगी, क्या होगी, है ना। तो जहां पर इन्होंने कहा कि एनसीटी को एक अलग से वैधानिक निकाय बना देना चाहिए, वो इसी के अंतर्गत आया था। शिक्षा का प्रबंधन कैसे होगा, ग्रामीण विश्वविद्यालय के संस्थान, रूरल यूनिवर्सिटीज का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालयों का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके लिए, विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, या फिर शिक्षा नीति 1986, बताओ। यूनिवर्सिटी आयोग ने सर। वेरी गुड, यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है। वहां पर भी जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने ये बात को एम्फोसाइज किया था, आपने शायद ध्यान दिया नहीं दिया हो, इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन जरूरी है। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी भी पड़े हुए हैं, आप रिवीजन करते रहिए उनको। जहां पर समझ नहीं आता आपको रिकॉर्डिंग लगा कर कान में, कुछ नहीं करना है। सो रहे हो या दिन में बैठे हुए खाली पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है तो हेडफोन लगाओ, उस रिकॉर्डिंग को सुन लो। इतना ही तो करना है आपने, बैठे बैठे रिवीजन भी हो जाएगा आपका। समय की कमी के बावजूद विशिष्ट टोलियों यानी कि टास्क फोर्स ने बहुत सावधानी से अपना काम पूरा किया। उन्होंने जुलाई 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कब प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट, जुलाई 1986, एक डेट इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहे तो एक कालक्रम बना सकते हैं, इसको ऐसे आप बना लीजिएगा, आपने बोला कि जुलाई 1986 और डैश से लिख दिया कि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फिर इन रिपोर्टों पर मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा ली गई बैठकों की एक श्रृंखला में चर्चा की गई। इन चर्चाओं को पूरा होने के बाद जब रिपोर्ट्स पर बहुत डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो राज्य सरकारों और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज आपका जो है, केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है आपका, गोवा सॉरी ये दमन द्वीप है आपका, है ना, इस तरीके से। तो ये सब, तो यूटी के शिक्षा सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, प्रशासकों की बैठक 20 जुलाई 1986 को बुलाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया और एनपीई में शामिल मुख्य क्षेत्रों के संदर्भ में कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार किया गया। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि कैब, ठीक है, मैंने बोला था आपसे पहले भी, कैब का नाम बार बार आता रहेगा, CABE, कैब, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक 1 और 2 अगस्त 1986 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में कार्रवाई के कार्यक्रम पर दस्तावेज पर चर्चा की गई। चर्चा में भाग लेने वाले प्रशासन, शिक्षाविद, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा कई मूल्यवान सुझाव दिए गए। इन सभी सुझावों को कार्यवाही कार्यक्रम में ध्यान में रखा गया, जो अब संसद में प्रस्तुत किया गया। अब इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक कब हुई थी, इस पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा इतना भी डीप जाकर पूछेगा एग्जाम में। अब आते हैं मुख्य विशेषताओं पर। तो मुख्य विशेषता क्या क्या है इसकी, पॉइंट वाइज चलेंगे। आज की क्लास में ये पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे पहले लेक्चरर की जो क्लासेस हुई थी हमारी, वहां पर ये टॉपिक डिस्कस हुआ है और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर पेपर है। तो आज जितना भी डिस्कस होता है उसके बाद मैं आपको वीडियोस शेयर कर दूंगा, आप उनको देखिएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा। फिर कल मॉर्निंग में कहोगे तो मॉर्निंग क्लास कर लेंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा समय आप लोगों का तो हम इवनिंग में क्लास कर लेंगे, यही टाइम पे 6:30 बजे। तो वहां पर उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम पढ़ रहे हैं 1986, ये आज के बाद फिर कल भी इसका डिसीजन होना है, ठीक है। प्रियंका, आवाज आ रही है आपको। शिक्षा का सार और भूमिका।
तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से। सर्वांगीण विकास। तो अब यहां पर शिक्षा क्या है, शिक्षा का रोल क्या है, मतलब एजुकेशन का रोल क्या है हमारे जीवन में, उस पर बात कर रहा है। ठीक है, तो एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है, उसको डिस्कस किया है डिटेल में, बट मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला काम है क्या, सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रीय धारणा में शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक और आध्यात्मिक, है ना, हर तरह के जो विकास के क्षेत्र होते हैं उन सभी के लिए क्या है, जरूरी है। तो सर्वांगीण विकास आप जानते ही हैं, गांधी जी ने भी अ, अपने शिक्षा को लेकर के अपने जो मत दिए उसमें ये कहा है कि मेरे मेरे अनुसार शिक्षा का जो कार्य है वो हर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही है। संस्कारित करने वाली भूमिका, मतलब ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चों में संस्कार भरे, बच्चों में क्या करें, संस्कृति का क्या है कि संस्कृति को डेवलप करे उनमें। ठीक है, अकल्चरेटिंग रोल। तो शिक्षा को संस्कारित करने वाली भूमिका निभानी होगी, क्योंकि यह संवेदनाओं और धारणाओं को परिष्कृत करती है, जो राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक स्वभाव और मन आत्मा की स्वतंत्रता में योगदान करती है। इस प्रकार हमारे संविधान में निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। राइट, यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों को, पूछ लीजिएगा, हाँ। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो ये रेड मार्क में जो पॉइंट बने हुए हैं, इनको अंदर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है इनका मतलब क्या होता है। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, और बीएड में काफी बार आपने सुना होता है। फिर है जनशक्ति विकास, मैन पावर डेवलपमेंट। अब मैन पावर डेवलपमेंट कैसे होगा ना, तो जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है को, आपने पढ़ाई लिखाई की और आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आप कहोगी मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं हुई आपकी। ठीक है, हाँ, नौकरी लगती तो आप पैसा और कमाते, जीवन यापन अच्छा होता, वो अलग चीज है। लेकिन आपने जब पढ़ाई लिखाई की है तो कई सारी चीजें आपको, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे अधिक आती है। पहली बात तो आप हर घटना को तर्कपूर्ण तरीके से समझते हो, इस वजह से आप किसी प्रकार के मिसलीडिंग में नहीं फंसते हो। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हो, अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तीसरी बात, आप किसी के भी कहने पर कहीं पर, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आजकल तो बहुत साइबर फ्रॉड चल रहा है, फोन आता है कि भाई हमने तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया है, फटाफट पैसे डालो। तो जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो हो सकता है कि भावनाओं में बह करके पैसा डाल दे, अगर पैसा होता है उसके पास तो। लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, आजकल तो समझदार व्यक्ति भी फंस जा रहे हैं जाल में, वरना वो तर्कपूर्ण तरीके से काम कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगा सकता है और बच सकता है। बहुत सारी चीजें अगर मैं बताना भी शुरू करूंगा तो शायद आज की पूरी क्लास निकल जाएगी उसी पर। तो ये बहुत कुछ है जो कि आप में डेवलप होता है एजुकेशन से, वही है जनशक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है। यह वह आधार भी है जिस पर अनुसंधान और विकास फलता फूलता है, जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भर पर अंतिम गारंटी है। इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। एक अनोखा निवेश। ठीक है, अ यूनिक इन्वेस्टमेंट, लास्ट टाइम जो पेपर आया था आपका स्क्रीनिंग का, उसमें ये स्टेटमेंट आया था। स्टेट क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है, अभी जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर तो वहां पर आप देख लीजिएगा। तो ये था कि एजुकेशन इज अ, लिखा हुआ था, और ऑप्शन में था आपका यूनिक इन्वेस्टमेंट, और तीन ऑप्शन और थे। तो एजुकेशन इज अ यूनिक स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, कोट है ना, एक परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है ये नई शिक्षा नीति, सॉरी, शिक्षा नीति 1986 द्वारा दी गई है। तो ये पूछा गया था, तो याद रखना है आपको। तो एजुकेशन इज अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों है, यूनिक इन्वेस्टमेंट क्यों है, ये बताइए, बताइए। आप जब अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप अपने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया। अब पहली बात तो ये समझने की, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता, समय का भी होता है। जैसे
आपने 1 लाख रुपए रखा अपना बैंक में, एफडी किया आपने, और 6% आपको ब्याज मिल रहा है। 1 साल में आपने पैसा निकाला तो 6,000 रुपये ही आप कमा पाओगे। लेकिन आपने और समय दिया, टाइम भी इस अपना क्या बोलते हैं इन्वेस्ट किया आपने, 3 साल 4 साल 5 साल दिए, तो आपको 6,000 से अधिक 20-30 हजार रुपये भी ब्याज में मिल सकता है। तो ये समय का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आपने प्रॉपर्टी ली, आज उसकी कीमत जो है प्रॉपर्टी की 30 लाख रुपए थी, आपने खरीद ली। 1 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 30 की 35 लाख हो गई, 5 लाख का फायदा हुआ आपको, लेकिन आपने कहा नहीं बेचनी मेरे को, आपने 20 साल के लिए छोड़ दी, और अब उसकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो हो गई 3 करोड़ रुपए। तो आपने 20 साल पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया था, 20 साल और इन्वेस्ट किया उसमें और समय दिया, तो वो पैसा और आपका मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ में आ रही है? हेलो? तो अभी तो सिर्फ हमने पैसे और समय की बात की, इसी प्रकार से आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। आप जब जॉब करते हैं, देखो जॉब करना सही क्यों नहीं माना जाता है, आप जब जॉब करते हैं तो आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, वहां पर 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, अपने एनर्जी भी दे रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम और आपकी एनर्जी दोनों ही इन्वेस्ट हो रही है, और जब आप रिटायर होते हैं तो आप शून्य में आते हैं। तो आपने कम से कम लाइफ के 30 साल या 40 साल अपने किसी कंपनी को दे दिए, किसी डिपार्टमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उतना लंबा समय इन्वेस्ट किया आपने, उतनी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट की, लेकिन अल्टीमेटली आपको लास्ट में कुछ पैसा मिला और खत्म हुआ। वही इन्वेस्टमेंट और वही टाइम और वही एनर्जी अपना इन्वेस्ट करते आप अगर अपने किसी बिजनेस में सही तरीके से, तो 60 साल बाद, आज मैंने आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन 60 साल बाद हो सकता था कि आपका बिजनेस कुछ अच्छा ग्रो कर जाता, कुछ कर जाता। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हैं ना। जैसे कोई आदमी, कोई व्यक्ति होता है, वो 20-21 साल की उम्र में किसी पार्टी से जुड़ जाता है, वो 60 साल की उम्र तक पार्टी में काम करता रहता है, करता रहता है, और 60 साल की उम्र तक क्या होता है, वो एक सही पद पर पहुंच जाता है। बात समझ आ रही है आपको? उसने समय इन्वेस्ट किया, अपना अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट किया। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, जिसको समझ पाना शायद इतना आसान नहीं होगा कम डिस्कशन में। तो फिलहाल आई होप समझ में आपको आया होगा। तो कह रहे शिक्षा में आप जब निवेश करते हैं, शिक्षा में निवेश करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं आप अपना समय दे रहे हैं शिक्षा के लिए। भाई बच्चा 4 साल का होता है, स्कूल में आता है वो, कोई बच्चे 3 साल में आते हैं। 4 साल का बच्चा स्कूल में आता है, वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार अब 4 साल में बच्चा नर्सरी में आएगा, और छोटा या मिनिमम हम कहे तो बीटेक करने तक 21 साल में वो बाहर निकलता है, यानी कि कितना, लगभग 17 साल उसने जीवन के अपने दे दिए, किसको, शिक्षा को। समझ में आ रहा है? ये 17 साल पैसा भी लगा है, फीस भी लगेगी, चलो फ्री में पढ़ रहा है सरकारी स्कूल से तो अलग बात है, अदरवाइज फीस लगेगी, एनर्जी लगेगी, ऊर्जा लगेगी। उतने 17 साल अगर वो कोई भी काम धाम करता तो वहां पर उसको कमाई हो जाती, कुछ ना कुछ कमा लेता, लेकिन यहाँ कुछ कमाया नहीं उसने, शिक्षा कमाई। अब जब ये 21 साल के बाद बीटेक करके निकलेगा तो इसको एक अच्छा जॉब मिलेगा। समझ में आ रहा है? हेलो? जॉब के साथ साथ इसको एक स्टेटस मिलेगा। भाई बंदा बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर है, अपने आप में बोलने में अच्छा लगता है ना, एजुकेटेड है, साथ साथ इसके पास समझ विकसित हुई होगी, तो बहुत कुछ इसको मिला होगा, मतलब इसका मल्टी डायमेंशनल जो है वो ग्रो हो गया होगा। सिर्फ बैंक में पैसा रखा था, सिर्फ बैंक में रखा हुआ पैसा पैसा ही ग्रो हो रहा था आपका। प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही थी, सिर्फ कीमत में ही अंतर आ रहा था। लेकिन आप जब वो समय, वो पैसा, वो ऊर्जा किसी शिक्षा में, आप किसी स्किल को डेवलप करने में इन्वेस्ट करते तो आपके व्यवहार में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, पैसा भी आप कमा पाते हैं उससे। ठीक है, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको यूनिक इन्वेस्टमेंट कहा गया है। क्लियर है? यस। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं कि इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा एलेबरेट मैं नहीं कर पाया हूं, और भी ज्यादा एलेबरेशन इसमें हो सकता था, ठीक है, करेंगे बाद में, क्योंकि हमको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, वरना सिलेबस पीछे रह जाएगा हमारा काफी। फिर है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ये नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, बताइए, आप लोग बताइए, अब थोड़ा आप भी बोलो, मैं थक गया बोलते बोलते। एक जना एक्सप्लेन करो, दीक्षा, किरण, प्रियंका, मीनू, कोई भी एक्सप्लेन करो जरा, शिक्षा की राष्ट्र प्रणाली का मतलब क्या है।
हेलो, बोलो सही, आप लोग तो बोल ही नहीं दे रहे कुछ भी। कुछ नहीं बोल रहे यार तुम लोग तो, मतलब क्लास में लग ही नहीं रहा कि कोई दूसरा व्यक्ति है सामने से, बस एक ही जना बोले जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना क्लास में। नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलो ना कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आ रहा है तो कम से कम कुछ तो आपने बोलना चाहिए। अब ये शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, सामने आपके कंटेंट भी है। चलो ठीक है, नहीं अगर लग रहा कुछ तो पहले तो बहुत कुछ लगता है हमको, पढ़ करके समझ में आता है स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है करके। कंटेंट भी देख सकते थे आप लोग ना। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो पहले तो इसको पढ़े बिना, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मतलब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम एजुकेशन का ही नहीं होता, किसी भी चीज का होता है। जैसे हम बोलते हैं वैल्यू सिस्टम, मूल्य प्रणाली, ठीक है। हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अर्थ प्रणाली मतलब जहां पर पैसा घूम रहा है वो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक। जहां पर आपकी शिक्षा घूम रही है वो क्या है? आपका एजुकेशन सिस्टम। अब वो किस किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से स्तर है उसके, हाई स्कूल है, ट्वेल्थ है, प्राइमरी है, और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये लेवल्स हो गए उसके। वहां पर करिकुलम कैसे चल रहा है, पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, ये सभी कुछ जो है वो सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। जैसे आपका घर है, तो आपका घर भी क्या है? एक सिस्टम है पूरा। कैसे सिस्टम है आपके घर में? मम्मी हाउस होल्ड वर्क करती है, पापा जॉब करते हैं। अब आप लोग क्या हो सकता है मम्मी भी जॉब करती हूँ, ठीक है, मैं एक जनरल जो ट्रेडिशनल होम होते हैं उनके बता रहा हूँ। पापा जॉब करते हैं, तो पापा जॉब करते तो पैसा कमा करके लेकर के आते हैं। या कहीं कि लोग खेती बाड़ी है आप लोगों की, तो खेत में अगर काम करते हैं, मम्मी घर के काम करती है, मम्मी गाय बच्चे का काम देखती है। कुल मिलाकर के जो आपके जीवन शैली के लिए आवश्यक जो गुड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने के लिए घर का हर सदस्य अपने अपने स्तर से योगदान दे रहा है। तो ऐसे ही शिक्षा की प्रणाली की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य रखे गए हैं, जो उसके भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं पूरी कर ले, इसके लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कोई ना कोई योगदान जरूर दे रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो उसको लेकर के इन्होंने बात की है। आप लोगों को वॉइस तो आ रही मेरी या नहीं आ रही है? जी सर। तो फिर अभी मैंने जब पूछा तो किसी ने बोला नहीं कुछ। राष्ट्रीय शिक्षा बस। प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को, कोई भी बच्चा हो, चाहे जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद, तुलनीय मतलब कि जो कंपैरिजन जो होता है, गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर सके। तो ऐसा है कि बच्चा किसी भी कैटेगरी से आ रहा है, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, कहीं भी रहने वाला है, लड़का है लड़की है, उन सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी है और हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके, इसकी व्यवस्था रखनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू करेगी। और 1967 68 की जो नीति है, हमने नहीं पढ़ी नीति क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं पढ़ी है। और बाकी अगर आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग की सारी सिफारिशें जो है इस नीति में शामिल थी। तो अनुशंसित समान विद्यालय प्रणाली की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो कोई, आपको सिर्फ ये समझना था कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या है यहाँ पर। अब यह है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, ठीक। कोठारी आयोग में आपने पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि जो शैक्षिक संरचना है वो क्या है? 10+2+3 की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी रिजॉइन करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि डिसकंटिन्यू हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। तो शैक्षिक संरचना ये है आपका: 10 साल की सामान्य शिक्षा, फिर 11 12 2 साल का हो गया, 3 साल का आपको ग्रेजुएशन हो गया। तो इस तरीके से क्या है, 10+2+3 की जो संरचना है, जो कि कोठारी आयोग द्वारा ही बताई गई थी। ये पूछा था प्रश्न कि 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है वो किसने सजेस्ट किया था? तो कोठारी आयोग ने सजेस्ट किया था। इसका आंसर रहता है समान कोर के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अभी जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को, जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा?
वो इन्होंने कहा है कि एक समान होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा है कि एनसीएफ डेवलप करना है। एनसीएफ ये भी पढ़ेंगे आप लोग। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो एनसीएफ डेवलप करना है। एनसीएफ जब पढ़ेंगे हम बताएगा आपको कि उसका कालक्रम क्या था, कैसे गठित हुआ है। तो अब ज्यादा डिस्कशन करने लायक ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें एक सामान्य कोर के साथ साथ अन्य लचीले घटक शामिल होंगे। सामान्य मूल में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री शामिल होंगी। अब विषय की बात करते हैं तो ये तत्व क्षेत्रों से परे हैं और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, में की समानता, मतलब वही जेंडर बाइसनेस नहीं होनी चाहिए करके। तो पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक बाधाओं को दूर करना, छोटे परिवारों के मानदंड का पालन करना, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो इंडियन कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, वहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म हो, वो कैसे डेवलप किया जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए, जेंडर बायस ना हो इसको ध्यान में रखना है। जो हमारे छोटे परिवार हैं, है ना, वो कैसे डेवलप हो सकते हैं उन पर बात करने के लिए ना। इसके लिए ऐसा हम कोई करिकुलम डेवलप करेंगे। उसके लिए एनसीएफ का गठन किया जाएगा। एनसीएफ का गठन कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। यह जानकारी आपको शायद होगी, है ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में अध्ययन की निम्नलिखित सामान्य योजना का सुझाव दिया गया है। क्या क्या है देखो। सबसे पहला तो है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा और उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा। तो त्रिभाषी सूत्र की बात यहाँ कर रहे हैं जो कठारिया आयोग का है। गणित है, फिर पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस को बोलते हैं, कार्य अनुभव। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस का जो रिकमेंडेशन सबसे पहले किसने दिया था, तो आपका आंसर रहना चाहिए उसमें कोठारी आयोग। ये बताया है आप लोगों को, शायद याद होगा तो। फिर कला शिक्षा यानी कि आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं। तो ये सब कुछ इसमें शामिल होना चाहिए। जो भी करिकुलम बनेगा उसमें इनको अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। ठीक है। फिर है शिक्षा के अवसर की समानता, कि हर किसी तक शिक्षा इजीली पहुंच सके, सबको मतलब इक्वली एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। तो समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी को न केवल पहुंच में बल्कि सफलता की स्थितियों में भी समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। और मतलब कहने का ये कि सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का एडमिशन करा दिया आपने आपने कहा कि गांव में 10 बच्चे हैं, 10 के बच्चों को हमने एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया, ठीक है, तो इससे काम पूरा नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि एडमिशन होने के बाद क्लासरूम एक्टिविटीज में भी उनको इक्वल पार्टिसिपेट करने के मौके मिल रहे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे नहीं तो नहीं कि ये लड़की है इसको पार्टिसिपेट मत करवाओ, या ये किसी पर्टिकुलर कास्ट का है तो इसको ज़्यादा वैल्यू मत दो, या फिर ये प्रधान जी का लड़का है तो इसको बहुत महत्व देना है ना, ये किसी किसान का बेटा है तो उसको नहीं देना। तो ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें ना हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ये कहने का मतलब है उनका, ठीक है। फिर है इसके अलावा मुख्य पाठ्यक्रम के माध्यम से सभी की अंतर्निहित समानता के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। इसका उद्देश्य सामाजिक परिवेश और जन्म दुर्घटना से प्रसारित पूर्वाग्रहों और जटिलताओं को दूर करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक समानता की शिक्षा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी रूढ़िवादिता या कोई भी सोच जो है वो बच्चों में भेदभाव ना करने दे, ऐसा हमने सुनिश्चित करना है। फिर सीखने के न्यूनतम स्तर यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, जिनको हम आज के डेट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, एलओज कहा जाता है उनको, ठीक है। तो सीखने के मिनिमम जो लेवल ऑफ लर्निंग होगा वो भी डिसाइड करना जरूरी है, इन्होंने ये बताया। इसे शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित किया जाएगा। क्लास 1 में बच्चों को कितना आना चाहिए, 2 में कितना आना चाहिए, एंड ऑल। यह पाठ्यक्रम में सीखने के प्रत्येक क्षेत्र के लिए शिक्षा का एक तुलनीय मानक सुनिश्चित करेगा। यह शिक्षण सामग्री के विकास, उपयुक्त शिक्षण अधिगम रणनीतियों के चयन और शिक्षार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करने में एक संदर्भ में के रूप में काम करेगा। मतलब संदर्भ मतलब होता है रिसोर्स के रूप में, ठीक है, कि वो बताएगा रिसोर्स मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, ठीक है। उस काम को करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आप कभी किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप वेटर से कहते हो भैया कुछ खिला दो, तो वेटर क्या करता है, आपको मेन्यू पकड़ा देता है,
अब मेन्यू में क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स के आगे से रेट भी लिखे रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आइटम्स को पढ़ते हैं, रेट को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपने क्या ऑर्डर करना है खाने के लिए। तो मेन्यू ने क्या किया, रिसोर्स का काम किया, आपको एक आइडिया डेवलप किया आपके अंदर कि आपको किस तरीके से आइटम्स ऑर्डर करने हैं जो कि आपके बजट में भी हो और ठीक ठाक भी रहे, ठीक। और तो इसी तरीके से जैसे होटल या रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, वैसे ही मेन्यू होता है, वैसे ही आपका स्कूल में टीचिंग करने के लिए ये जो एलोज होते हैं या फिर लर्निंग लेवल्स जो होते हैं वो क्या है, आपके मेन्यू की तरह काम करते हैं कि आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि आपको ये अगर लिखा है कि बच्चे को क्लास 2 में सपोज जोड़ घटाना आना चाहिए नॉर्मली, तो आपके दिमाग में रहता है कि बच्चे को जोड़ घटाना सिखाना है मेरे को। अब लिखा है वहां पर कि बच्चे को 3 या 4 संख्याओं का जोड़ घटाना आना चाहिए, तो आपके दिमाग में रहेगा अरे ये जोड़ घटाना तो आता है इसको, लेकिन 3 या 4 संख्याओं वाला नहीं चेक किया मैंने, आ रहा नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है। फिर लिखा रहता है कि क्लास 3 में कि बच्चों को भिन्न की नॉलेज होनी चाहिए, भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए। तो आपके दिमाग में रहता है कि अच्छा भिन्नों का जोड़ घटाना, हाँ ठीक है मैं करा देता हूँ। लेकिन फिर ये भी लिखा रहता है कि असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए। तो आपके माइंड में क्लिक होता है कि अच्छा असमान भिन्न वाला तो मैंने चेक किया ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है क्लासरूम के अंदर, उसके लिए ये बहुत एक सही डॉक्यूमेंट रहता है जो आपको गाइड करता रहता है। तो आपकी गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम, सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की समझ। अब सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था से मतलब क्या है ना। समाज में किस प्रकार की रीतियां चल रही है, क्या हमारा पहनावा है, क्या बोलियां हैं, वो सभी कुछ क्या है आपका संस्कृति का हिस्सा होता है। बच्चों को अपने त्योहारों की समझ होनी चाहिए, है ना, वो त्योहार क्यों मनाया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इस सारी की सारी जानकारी जो है वो बच्चों को दी जानी चाहिए। तो उससे रिलेटेड बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, उससे रिलेटेड बच्चों को बुक्स पढ़ाई जाए, कहानियां सुनाई जाए, तो ये सब कुछ रहेगा, ठीक। तो एनपीई 1986 में कहा गया है कि छात्रों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों की विविध सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था की समझ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए संपर्क भाषा विकसित करनी होगी। संपर्क भाषा मतलब कि अगर माना कि एक बच्चा कन्नड़ भाषा बोलता है, एक हिंदी बोलता है, तो आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनके बीच में अपनी कोई भाषा होनी चाहिए जिसमें वो आपस में बातचीत कर सके, करनी होगी। और पुस्तकों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और बहुभाषी शब्दकोशों को, शब्दावलियों को प्रकाशित करने के कार्यक्रम लागू करने होंगे। नीति में कहा गया कि युवाओं को अपनी छवि और धारणा में भारत की पुनः खोज करने की के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों को क्लास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए उस पर, तो जो भी कुछ आप एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें ये चीज ध्यान में रखें कि देश विदेश में क्या चीज हो रही है, वो भी बच्चों की क्लासरूम एक्टिविटीज में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को सिर्फ अपने लोकल एरिया की ही समझ ना हो बल्कि बाहर की समझ भी हो। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम क्लासेस करते हैं बीएड में, तो ये बार बार बोलते हैं कि टीएलएम बना रहे हो तो ध्यान रखना कि बच्चे की लोकल जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को सेट करो। तो लोकल एग्जाम्पल को सेट करने का मतलब है कि बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो आपने बोला कि बैलगाड़ी, आपने बोला घोड़ा गाड़ी, आपने बोला जीप टैक्सी वगैरह, तो बच्चे की समझ यहीं तक विकसित रह जाएगी क्योंकि ये देखा उसने। इतना समझाने के बाद अब आपको यही बताओ कि जैसे यहाँ पर ये चल रहा है वैसे ही आपका जो नदी वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर नाव चलती हैं, जहाज चलते हैं, बोट चलती हैं, है ना। और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको कई बार जहाज का सहारा लेना पड़ता है, हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से बाहर उठ करके भी सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ये चीज। और इससे एक फायदा और होगा कि अपने एरिया को महान ना समझ करके वो सबको समान की नजरों से देखना शुरू करेंगे। फिर अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता। तो अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता के लिए जो ये एनईपी है वो कहता है कि एनईपी का सुझाव है कि सामान्य रूप से उच्च शिक्षा और विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा में प्रत्येक भारतीय को उसकी उत्पत्ति की परवाह किए बिना, बच्चा कहाँ जन्म लिया है, वो उत्तराखंड का है, वो आपका तमिलनाडु का है, वो आपका असम का है, इसकी परवाह किए बिना, ठीक है, उसकी योग्यता के बराबर पहुंच प्रदान करने करके अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता की सुविधा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय और मतलब बच्चा कहीं भी अगर भी पढ़ सकता है, ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों का सार्वभौमिक चरित्र उच्च शिक्षा को राष्ट्र पहचान और गतिशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए साझा समझना समझा जाना चाहिए। बच्चा हो सकता है कि स्कूलिंग करने के बाद वो
पढ़ने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली जाना चाह रहा हो, या दिल्ली है तो वहां से आपका कहीं मुंबई जाना चाह रहा हो, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है। फिर है संसाधनों का एकत्रीकरण। ठीक है। अब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, किताबें हैं, चाहे ब्लैक बोर्ड है, चाहे आपका चौक वगैरह है, या और भी बहुत सारे संसाधन हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख सके, जहाँ जहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है। तो जैसे डाइट होता है ना, डाइट में आपका डीआर यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, तो यहाँ पर संसाधन रखे जाते हैं। ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके, फिर बीआरसी में होते हैं आपके ब्लॉक रिसोर्स, है ना, तो सेंटर होता है आपका। फिर यहाँ से आते हैं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से आपका जो क्लस्टर्स होते हैं, वहां तक ये इनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपने संसाधनों को एकत्रित करने और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए देश में विभिन्न संस्थानों के बीच नेटवर्क व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं। ठीक। ये संसाधनों का एकत्रीकरण हो गया आपका। फिर शैक्षिक सुधारों की प्राथमिकता। ठीक। तो शैक्षिक सुधारों में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी जो रेमेडियल क्लासेस वगैरह होती है उनको भी ध्यान में रखना है। राष्ट्र समग्र रूप से शैक्षिक परिवर्तन के कार्यक्रमों को लागू करेगा। असमानताओं को कम करने, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, वयस्क साक्षरता, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान आदि के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो आपके जो सुधार हो सकते हैं एजुकेशन लेवल पर, तो वो सारे के सारे किए जाए, इसको ध्यान में रखना है। ठीक। जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, तो शिक्षा को एक ऐसे स्वरूप देना कि जो बच्चा जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो पूरी करने के बाद भी ले सके, इस प्रकार से। और उसके लिए क्या होगा कि आपका जो मुक्त विश्वविद्यालय दूर शिक्षा है, वो एक अच्छा अवसर बच्चों को देंगे। जैसे आप जॉब में लग गए, तो अब कई बार जॉब में लगने का आपका समय नहीं होता है स्कूल कॉलेज जाने का, तो आप एनआईओएस से स्कूलिंग कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर शामिल की जाएंगी। फिर है राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना। जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, ये यूजीसी है, एनसीईआरटी है ना, एनआईपीए है आपका, है एनआईसीटीई है आपका, है ना, आईसीएआर है, ये सारी जो नेशनल लेवल की जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन से संबंधित हैं, उन सब के लिए काम करना। फिर समानता के लिए शिक्षा है। ठीक है। समानता के लिए शिक्षा से मतलब क्या है, इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कशन किया है। हम शिक्षा से संबंधित कोई भी चर्चा करते हैं तो वहां पर ये बात आती ही है। हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो वही बात आपकी यहाँ पर समानता के लिए डिस्कशन हो ही जाता है, तो कुछ नया नहीं है। जैसे पहले से होता था आपका, लड़के को शिक्षा के लिए अवसर दिए जाते थे, बाहर जाने के लिए फ्रीडम दी जाती थी, लड़की को नहीं दी जाती थी। तो लिंग भेद था वो, है ना। तो पुल्लिंग है तो उसको जाने देंगे, स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियां हैं तो नहीं जाने देंगे। तो इसको मिटाना है, मतलब लिंगवार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जातिगत था आपका। ठीक है। तो किसी प्रकार से किसी जाति विशेष के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं है, सभी के लिए है, तो सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो उसी को लेकर के आपका न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ये बात रखी गई कि असमानताओं को दूर करने और अब तक वंचित रहे लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके शैक्षिक अवसर को बराबर करने पर विशेष जोर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देनी, वंचित का मतलब यहाँ पर सिर्फ कास्ट से, लिंग से, रेस, इन चीजों से नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि कहीं पर पैसों की वजह से जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चा रह जाता है। तो वहां पर भी ध्यान रखना है कि जो आधारभूत शिक्षा है, स्कूली जो विद्यालय जो शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन जो है, वो सभी को एक समान मिल सके। ठीक। दूसरी बात यह है, कई बार ये देखने में आता है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा डल होते हैं पढ़ने में, कि चैलेंज्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक। तो इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, या फिर कई और सारी दिक्कतें उनको महसूस होती हैं। तो इन सब को ही हम बोलते हैं वंचित वर्ग। ठीक है। जो किसी भी कारण से शिक्षा या किसी भी कार्य को करने से वंचित रह सकते हैं, संभावनाएं हैं, या हम कहें कि जो व्यक्ति सामान्य से थोड़ा सा कम है, तो उसको हम वंचित वर्ग में रख लेते हैं। तो सभी कुछ इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है। महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा कक्षा 1
से पूर्व, और माध्यमिक कक्षा 1 से पूर्व माध्यमिक, मतलब कि क्लास 1 से लेकर के आपका क्लास 8 तक की जो एजुकेशन है उसको चलाना है सुचारू रूप से। अनुसूचित जाति से शिक्षकों की भर्ती, ठीक है, ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर कहीं की रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ पर आपका भागीदारी हो कि वो भी शिक्षक बन करके आए, है ना। स्कूल भवनों का स्थान, बालवाड़ी, वयस्क शिक्षा केंद्र, वयस्क शिक्षा केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है आपका प्रौढ़ शिक्षा के लिए। गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र की बात करते हैं जब हम, तो गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र मतलब जैसे आपकी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि आपका ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह तो गैर औपचारिक के अंदर नहीं आते, नॉन फॉर्मल के अंदर आती, बट फिर भी यहाँ पर उसने उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर जाति, लिंग, वर्ग और किसी भी स्तर से पिछड़ जाने के पिछड़े हुए जो बच्चे हैं जो किसी कारण से शिक्षा नहीं ले पाए हैं, उन सबको मुख्य धारा से शामिल करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो वही यहाँ पर क्या है, समानता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विभिन्न चरणों की शिक्षा का पुनर्गठन। विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं शिक्षा के, बता रखा था आप लोगों को। आज तो चेंज हो गया है पैटर्न, बट पहले क्या था आपका। पहले आपको बताइए कि कक्षा 1 से 5 तक हो गया एक चरण आपका, फिर हो गया आपका 6 से 8 तक, फिर हो गया 9 और 10, फिर हो गया आपका 10 और 12, ठीक है, 10 और 12। और इससे पहले आपका आंगनवाड़ी वगैरह, ठीक है, जिसको हम प्री स्कूलिंग एजुकेशन भी कहते हैं। तो इन सभी चरणों को ढंग से अध्ययन करके इनका पुनर्गठन करने की बात यहाँ पर कही है। इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बचपन मतलब वही आपका आंगनवाड़ी वाला जो मैंने बोला आपसे, प्री स्कूल एजुकेशन, जब बच्चा स्कूल नहीं गया है उससे पहले जो उसको एजुकेशन मिल पा रही है घर में, क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ। फिर प्रारंभिक शिक्षा जो कक्षा 1 से शुरू हो जाती है आपकी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करें, ठीक है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक 11 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि 1986 की शिक्षा नीति है, तो ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर, है ना, 90 तक 11 साल तक के जितने बच्चे हैं वो सभी के सब स्कूल में एडमिशन ले चुके हों, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हों। और इसके बाद और अगले 5 सालों में, ठीक है, तक गैर औपचारिक स्ट्रीम के माध्यम से 5 स्कूली शिक्षा या कक्षा 5 है या इसके समकक्ष शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा होगी इसमें, ठीक हो गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि 1990 तक, ठीक है, और 1990 तक पहले तो ये देखना है कि बच्चे एडमिशन ले लें, सारे के सारे जितने भी हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, रिमोट एरिया जो कुछ भी हो, ले लें, ऐसी व्यवस्था करनी है। और जो कुछ बचा कुचा है आपका वो 1995 तक 100% हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसी के अंतर्गत आता है आपका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है पहले इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे पहले भी कई बार आपने पढ़ा होगा सीटेट वगैरह की तैयारी में, या फिर और कोई एग्जाम वगैरह की आपने जब तैयारी की है तो। देखिए ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका जिक्र आपका जब आरटी एक्ट को हम पढ़ते हैं वहां पर भी कई बार होता है। जैसे ये जो शिक्षा नीति, इसका मानना था जैसे कि किसी भी स्कूल में बिना ब्लैक बोर्ड के हम स्कूल की कल्पना कर ही नहीं सकते। मतलब पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सबसे आवश्यक जो साधन है वो क्या है, संसाधन है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड है। बिना उसके नहीं पढ़ सकते ना। चाहे आपने पुरानी पिक्चर देखी होंगी तो उसमें अगर क्लासरूम नहीं भी है तो जो टीचर है वो किसी पेड़ के कोने में या फिर बीच मैदान में वो बोर्ड लगा करके बच्चों को पढ़ाता हुआ दिखाई देता है। मतलब ब्लैक बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट जैसा आपको लगता है, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। कि जैसे ब्लैक बोर्ड इसेंशियल है, बहुत जरूरी है प्राथमिक शिक्षा के लिए या किसी भी शिक्षा के लिए, उसी प्रकार अन्य और भी संसाधन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है, तो उसमें इन्होंने क्या बात करी कि ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ सुन लीजिए आप। उसमें इन्होंने कहा कि जैसे सबसे पहले 2 टॉयलेट बोला इन्होंने, ठीक है, शौचालय। दो क्यों, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, ठीक है। डजेंट मैटर कि लड़कियां स्कूल में पढ़ रही नहीं पढ़ रही, लेकिन उनके लिए व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।
दूसरा इन्होंने बोला कि एक हॉल, ठीक है, एक खेल का मैदान। ये जरूरी चीज है जो कि होनी ही चाहिए स्कूल के लिए, है ना। इसके बाद इन्होंने बोला कि कम से कम दो शिक्षक, ठीक है, कम से कम दो शिक्षक जिनमें से एक महिला अनिवार्य रूप से हो, ठीक है, एक महिला, और हो सकता है साथ में इसके एक पुरुष हो, और या फिर एक महिला ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या दो महिलाएं हो जाए या फिर एक महिला एक पुरुष हो जाए, लेकिन दो शिक्षक उनमें से एक महिला का होना जरूरी होगा, ऐसा इन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था, तो वो 1996 का समय बहुत पुराना था, तो फर्नीचर वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो बैठने के लिए उन्होंने बोला कि फर्नीचर नहीं भी है तो बच्चों के बैठने के लिए चटाई वगैरह जो टाट वगैरह होती हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से, ठीक है। और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए अगर कोई लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और उनके गांव में स्कूल नहीं है, तो जहां पर भी स्कूल होगा वहां पर लड़कियों के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावास जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने ब्लैक बोर्ड में, मशीन ब्लैक बोर्ड में शामिल करी थी, ठीक है। हेलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हो गए जिनमें से एक महिला हो, है ना, को काम करना चाहिए। यह संख्या यथाशीघ्र बढ़ाकर प्रति कक्षा एक शिक्षक कर दी जाएगी। उपरोक्त सभी सुविधाओं का योग, जिसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम में के एक भाग के रूप में पूरे देश में शुरू किया जाएगा। तो इसमें पूरा तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने वो लिख करके एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। इसके बाद है औपचारिक शिक्षा। तो देखिए, आगे पढ़ेंगे आप, शिक्षक को तीन स्तरों में बांटा जाता है। एक आपका होता है औपचारिक, सॉरी अनौपचारिक पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, औपचारिक, ठीक है, जिसको हम फॉर्मल कहते हैं। वो जो स्कूल में आप एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल में क्या होता है आपका, देखो, अनिवार्य रूप से आपका नामांकन होता है, ठीक है। आपको क्या होता है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी परीक्षाएं होती हैं, है ना, और साथ में आपका क्या बोलते हैं, उपस्थिति होती है अनिवार्य। तो ये सभी कुछ क्या है आपका औपचारिक शिक्षा के अंदर देखा जाता है, ऐसे स्कूल एजुकेशन में आप देख सकते हैं। इसका आपका, इसके बाद आता है आपका निरौपचारिक। निरौपचारिक, ठीक, निरौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल बोलते हैं उसको हम। नॉन फॉर्मल में क्या होता है, देखो, नॉन फॉर्मल में एक नामांकन तो होगा, ठीक है, बच्चे का, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एनआईओएस इसका एग्जाम्पल, नामांकन होगा लेकिन यूनिफॉर्म ये नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा भी होगी, ठीक है, लेकिन उपस्थिति का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है, उपस्थिति नहीं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चार कैटेगरी हैं या फिर जो चार चार नॉर्म्स है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, नामांकन, यूनिफॉर्म, परीक्षा, उपस्थिति, इनमें से नामांकन और परीक्षा सिर्फ दो ही नॉर्म्स होते हैं इसके लिए, निरौपचारिक के लिए। तीसरी आती है आपकी अनौपचारिक, यानी इनफॉर्मल। अब जैसे आप मूवी देखने चले गए, ठीक है ना, और उस मूवी में कुछ सीखने में मिल गया आप लोगों को। कई सारी मूवीज होती है ना आपकी जो रिकमेंड की जाती है कि इसको बच्चों को दिखाना है, इससे अच्छा कुछ सीखेगा इस टाइप से। जैसे माना गांधी जी के ऊपर कोई एक डॉक्यूमेंट्री बन गई, आप देख रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप किसी संस्थान में नामांकन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं, आपको जो गांधी पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है उस पर बेस्ड कोई परीक्षा आपको नहीं देनी है, ठीक है ना, और ना ही कोई उपस्थिति वाला मसला है यहाँ पर। तो अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक में ये चारों ही चारों जरूरी नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है अपन को। तो औपचारिक, निरौपचारिक और जैसे किताब लिया आपने, एक तो तय कि आप सिलेबस की किताब पढ़ रहे हैं वो नहीं, आप बैठे हुए हैं टाइम पास करने के लिए, आपने कोई भी एक मैगजीन पढ़ ली, ठीक है। आप अगर उस मैगजीन को नहीं पढ़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन किया आपने पढ़ ली, तो उस मैगजीन से कुछ सीख मिल गई आपको, कुछ पढ़ने सीखने को मिल गया, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको नॉलेज मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि वो नॉलेज का एक अनौपचारिक फॉर्म है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि साधन है।
इसी प्रकार से आप खेल के मैदान में रहते हैं तो वहां पर खेलते हुए आपको कई चीज सीखने को मिल जाती हैं। जो उद्देश्य नहीं होता उसका, खेल का उद्देश्य मनोरंजन होता है ना, वो सिखाना थोड़ी होता है। तो वो भी क्या एक प्रकार से अनौपचारिक साधन है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे बोला कि आप माना शौकिया तौर पर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे थे, ऐसी शौकिया तौर पर आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि किसी उद्देश्य के साथ ना जा करके आप अपने मनोरंजन के लिए जब कोई काम कर रहे होते हैं और उससे आपको कोई सीख मिल जाती है तो वो आपका अनौपचारिक हो जाता है। तो ये तीन कैटेगरी होती है। बहरहाल यहाँ पर इन्होंने सिर्फ दो ही कैटेगरी बात कर रखी, तो अनौपचारिक में इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह को ले लिया होगा। ठीक है। इंग्लिश में नॉन फॉर्मली लिखा है, यहाँ पर अनौपचारिक लिखा है। नॉन फॉर्मल मतलब आपका निरौपचारिक होता है। ठीक। जो कि अनौपचारिक और औपचारिक के बीच में आता है। तो शिक्षित करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा एक बड़ा और व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए, अब किसी बच्चे ने स्कूल पढ़ाई नहीं, अब उसको एनआईओएस में एडमिशन करा दो। बात समझ में आ रही है? तो अब एनआईओएस में एडमिशन हो गया उसका, तो उसने पढ़ लिख लिया अपना ठीक ठाक तरीके से, स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसका अपना जो काम कारोबार कर रहा था वो कारोबार करते करते उसकी स्कूलिंग भी चल रही है। गैर स्कूल क्षेत्रों के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके स्कूलों में, जिनके क्षेत्रों में स्कूल नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं, वो नहीं दूर दूर आ पाते हैं, तो वो भी एडमिशन ले लेना है इसमें, है ना। रोज आने की जरूरत नहीं है, अब सीधे एग्जाम देने आएंगे। ठीक है। कामकाजी बच्चे जो दिन भर काम करते रहते हैं, समय नहीं मिलता स्कूल आने का, तो उनके लिए भी। तो इस प्रकार की जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसको निरौपचारिक ही लिखिएगा आप लोग, है ना। निरौपचारिक वर्ड ही यूज करिएगा इसके लिए आप। तो ऐसे जो एनआईओएस है, आपका ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, ऐसे ही बच्चों के लिए होती हैं। ठीक। डिस्टेंस लर्निंग से हम बोलते हैं। फिर एक गति निर्धारण विद्यालय, जो मैं कल भी बात कर रहा था आप लोगों से, गति निर्धारण विद्यालयों की। विशेष प्रतिभा या योग्यता वाले बच्चों को उनकी क्षमता की परवाह किए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराकर तेज गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में गति निधान विद्यालय या नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना किस लक्ष्य के साथ की जा रही है, इस पर मैं कल चर्चा कर चुका हूँ आपसे, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं। फिर है शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण पे ये कहते हैं कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम, ठीक है, 12th लेवल पर शुरू कर देना चाहिए इसे। लेकिन इसे 8वीं कक्षा के बाद ही प्रदान किया जा सकता है। तो कक्षा 8 तक की सामान्य शिक्षा लेने के बाद, ठीक है, कक्षा 8 तक तो सामान्य शिक्षा होगी, उसके बाद हम रोजगारपरक शिक्षा को शामिल कर सकते हैं। फिर है प्रभावी स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया सकते हैं। स्वरोजगार पर ध्यान दिया सकता है, जो कि आज बात की जा रही है आपका एंटरप्रेन्योरशिप की, है ना। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण पे ये कहते हैं 10+2 में, या कि 11th 12th क्लास में हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब इनको चलाएंगे। ठीक है। और अ, कब इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कक्षा 8 के बाद इसको हम कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने माना है। डिग्रियों को नौकरी से अलग करना, इस पर बातचीत हो चुकी है पहले। तो ऐसा नहीं कि आपने बीए कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, जब तक आपके पास कौशल नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे बीटेक कर लिया किसी बच्चे ने, अब वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो डिग्री को नौकरी से अलग करने की सिफारिश तो कांग्रेस सरकार में ही दे दी गई थी, है ना, जब ये आपका शिक्षा नीति आई थी। तो आज जब हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने बीटेक कर लिया है, ठीक है, बीटेक कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, तो भाई बीटेक कर लिया है तो क्या उसके पास वो स्किल है जिससे नौकरी मिलेगी? क्योंकि प्राइवेट में तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। प्राइवेट में तो आपका जो स्किल होगा उसके बेस में आपको नौकरी मिलती है। ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास सिर्फ डिग्री होना जरूरी नहीं है, आपके पास तो स्किल भी होना चाहिए। जैसे आप लोग बीएड किए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि यार हमने बीएड किया है, हमें टीचर बन जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में टीचर बनने की योग्यता आप में है? सिर्फ एक डिग्री के माध्यम से आप कह दें कि मैं टीचर बनना चाहिए मेरे को, तो ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाना आना चाहिए, पढ़ाने नहीं आएगा तो क्या करोगे फिर टीचर बन के?
तो ये तो हो गया, फिर इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। डीलिंकिंग को बढ़ाना, डीलिंकिंग मतलब कि अलग करना, ठीक है। बढ़ाने, लिंक मतलब जोड़ना, डीलिंक मतलब अलग कर देना, ठीक। बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने और तुलनीय मानदंडों के उद्भव के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवाओं पर परीक्षण करने के लिए उचित चरणों में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी एक उपयुक्त मशीनरी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। जैसे आज की डेट में हम एनटी की बात करते हैं ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये तभी बोल दिया था आपका नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की स्थापना की जाएगी, जो कि जैसे आपने बीटेक कर लिया तो बीटेक करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, और वहां से कंफर्म हो पाएगा कि आप में स्किल है या नहीं है पढ़ाने के लिए, दूसरे इंजीनियरिंग का। बीएड कर लिया तो बीएड के बाद एक फिर एग्जाम होगा, जैसे आज के डेट में टैट होता है आप लोगों का, है ना। तो उससे कंफर्म हो पाएगा कि आप पढ़ाने योग्य, आपके अंदर कितनी अब योग्यता है ना, कितना टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है। इसी तरीके से एमबीबीएस करने वाले बच्चे का एग्जाम, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप डिग्री ले लेते हैं उसके बाद एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से पता लगाया जा सके कि जो डिग्री ली है आपने उसका ज्ञान भी आपको है या खाली डिग्री लेकर के बैठे हुए हो। फिर आते हैं ग्रामीण विश्वविद्यालय में। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय के नए पैटर्न को शिक्षा पर गांधी जी के विचार की तर्ज पर समेकित और विकसित किया जाएगा। तो इसलिए गांधीवादी बुनियादी शिक्षा, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा दी थी, बताइए होगा आप लोगों को, है ना। बुनियादी शिक्षा में क्या था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी दी जाए, है ना। हस्तशिल्प शिक्षा दी जाए, ये कुछ गांधी की बुनियादी शिक्षा में था। के संस्थानों और कार्यक्रमों का समर्थन किया जाएगा। तो रूरल यूनिवर्सिटीज के उन्होंने बोला कि गांधी जी के जो विचार हैं उनको उस पर शामिल किया जाएगा। फिर है तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा। तकनीकी प्रबंधन शिक्षा के लिए फिर वही बात थी कि इसमें कि ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाए, और इनको जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ लिंक किया जाए, बच्चों को अधिक से अधिक इंटर्नशिप करने के मौके मिले, ये सब कुछ बात की गई थी, है ना। पॉलिटेक्निक, इसको पहले से ही आपका कोठारी आयोग में और मुदारे आयोग में भी इस पर चर्चा हो गई थी, पॉलिटेक्निक पर। तो पॉलिटेक्निकों को और अधिक समृद्ध बनाया जाएगा, ये बात की गई थी। छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, ये बात की थी। तो बहुत सारी बातें इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पूछने का, कुछ नया जैसा नहीं है इसमें, ठीक है। फिर है सिस्टम या प्रणाली को कार्यशील बनाना। तो मेकिंग द सिस्टम वर्क, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। चूंकि राष्ट्र ने शैक्षिक धारा पर असीमित भरोसा किया है, नीति इसे कार्यान्वित करना चाहती है, इसके लिए रणनीति में निम्नलिखित शामिल होंगे। क्या क्या होना है देखो, सिस्टम को कार्यशील बनाने के लिए, ठीक। अधिक जवाबदेही वाले शिक्षकों के लिए एक बेहतर सौदा, मतलब कि टीचर्स जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी को कंफर्म करना, कि टीचर की जिम्मेदारी, की अकाउंटेबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है, ठीक है। कि क्या टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्लासरूम में जाकर के उस विषय को पढ़ा देना है जिसके लिए उसको रिक्रूट किया गया है, या फिर कुछ और भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उन जिम्मेदारी को वो अच्छी तरीके से निभा पा रहा है, नहीं निभा पा रहा है। तो ये चीजें हैं। तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, पहले तो उस पर ध्यान देना है। दूसरा, बेहतर छात्र सेवाओं का प्रावधान और व्यवहार के स्वीकार्य मानदंडों के पालन पर जोर देना। तो बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटीफुल एजुकेशन मिल पाए, उसके लिए जितनी सुविधाएं हैं वो दी जाए, है ना। और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स आपके डेवलप किए जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे की गई थी आपकी। देन आपका है संस्थानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूली एजुकेशन के हैं, बेसिक एजुकेशन हो, या फिर आपका मिडिल एजुकेशन हो, या फिर अपर मिडिल एजुकेशन यानी कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो, या फिर टेक्निकल एजुकेशन हो, है ना, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन हो, उन सभी को एक बेहतर जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुसार संस्थानों के प्रदर्शन मूल्यांकन की एक प्रणाली का निर्माण। क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स सेट टू द नेशनल और स्टेट लेवल। तो स्टेट और नेशनल लेवल पर
जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के अप्रेजल के लिए, ठीक, तो उन पर काम करना, और जो कुछ भविष्य में आने वाली आवश्यकता के अनुसार जो मानकों की आवश्यकता होगी, उनके अनुरूप मानकों में परिवर्तन करना। मतलब कुल मिलाकर के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि किसी स्कूल को डेवलप करने के लिए कितने टीचर्स होने अनिवार्य हैं, है ना, और बाकी क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सभी पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना, आपने कुछ मानक निर्धारित करना। अगर वो मानक पूरे नहीं होते तो किसी भी स्कूल को फिर आप मान्यता नहीं देंगे या फिर उसकी अप्रूवल को रोक देंगे, ठीक है, ऐसे कुछ। फिर है सामग्री को पुनः व्यवस्थित करना। अब आते हैं हम करिकुलम पर। करिकुलम पर ये काफी सारी बातें इन्होंने की है, और सारी बातें जो है वो जो पुराना वाला है, क्या बोलते हैं इसको, कोठारी आयोग है, कुछ वैसा ही है, सभी कुछ वही है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। देखिए, सांस्कृतिक सामग्री, कल्चरल कंटेंट, सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने वाले पुराने उस्तादों, उस्ताद वर्ड लिख दिया है, चलो कोई नहीं, और जो एक्सपर्ट्स हैं आपके, जिनको कल्चर की बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, की भूमिका की सराहना और मान्यता दी जानी चाहिए। टू सस्टेन एंड कैरी फॉरवर्ड द कल्चरल ट्रेडिशनल, the role of old masters who train pupils through traditional modes will be appreciated and recognized। तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, उन सभी को जो कल्चरल जो वैल्यूज होती हैं, या फिर जो हमारा जो कल्चर है, चाहे वो आपका फिजिकल हो, नॉन फिजिकल कल्चर हो, ठीक है, उन सभी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और ताकि वो उस नॉलेज के बेसिस पे क्या है, अपने जो बच्चे हैं उनको उनमें संस्कृति का आदान प्रदान उनको कर सके, कह सकते हैं एक प्रकार से कल्चरेशन ऑफ, सॉरी, हाँ, यही कुछ, ठीक है, कर सके। नेक्स्ट आपका है मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज की हम बात करने लगते हैं, जैसे आपका नैतिक शिक्षा है, आपका मोरल वैल्यूज हैं। इसी क्रम में जैसे सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है। तो हर तरह की जो वैल्यूज हैं वो बच्चे में विकसित हो सके, ठीक है, ऐसा कुछ करिकुलम डेवलप करना है। तो मूल्य शिक्षा हमारी विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्यों और सार्वभौमिकता पर आधारित गहन सकारात्मक प्रणाली सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, ठीक। भाषाओं का विकास, भाषाओं का विकास कैसे होगा, तो त्रिभाषा सूत्र को अपनाया है इन्होंने भी। तो भाषाओं के विकास पर 1968 की जो नीति है को अधिक और उद्देश्य पूर्ण ढंग से लागू किया जाएगा। मतलब वही जो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र बताया था, जिसको फिर 1968 की नीति में एक्सेप्ट किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि जो 1968 की जो नीति है उसके अनुसार जो लैंग्वेज फॉर्मूला है त्रिभाषा सूत्र का, उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। गुणात्मक पुस्तकों की उपलब्धता और पढ़ने की आदतों में वृद्धि। तो कोई भी आयोग हो, कोई भी नीति हो शिक्षा की, उसमें हमेशा क्वालिटेटिव बुक्स को ही प्रिफर किया जाता है। और ये बात थोड़ा सा हमेशा एम्फेसाइज की जाती है कि बच्चों को पढ़ने की हैबिट हो। आप लोगों ने कई बार जीवनी पढ़ते हैं, जब आप गांधी जी की, चंद्रशेखर आजाद की, चाहे आप भगत सिंह की, चाहे किसी की भी पढ़ते होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं। दिखाते भी है मूवीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्री आती तो जेल में भी होते थे, वो किताब पढ़ा करते थे, है ना। हम लोग घर पे होकर किताब नहीं पढ़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक किताबों को पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेवलप किया है। और आज के समय में भी ये बात कही जा रही है कि आपकी, कि अधिक से अधिक किताबें पढ़ो, ठीक है। ये यूट्यूब यूट्यूब देख करके काम मत चलाओ, किताबें पढ़ो। जितना जितना आप किताब पढ़ोगे उतना ही बेटर आपका नॉलेज होगा, ठीक है। आप ये एक्सपीरियंस कर भी सकते हैं कि किसी कंटेंट को, आप एक एग्जाम्पल के लिए, आप जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशियंट हिस्ट्री की दो किताबें पढ़ लो आप अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझते हुए, और दो बार पढ़ लो उन किताबों को। वो नॉलेज कभी आपके दिमाग से बाहर जाएगी नहीं, भूलोगे नहीं कभी आप, ठीक है। और वही चीज आप यूट्यूब से 10 बार देख लो, आप भूल जाओगे। सॉरी।
तो पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेवलप करना है। अब पढ़ने की हैबिट डेवलप करने के साथ साथ फिर अब पुस्तकालयों में सुधार की बात आ जाती है। तो मौजूदा पुस्तकालयों का राष्ट्रव्यापी सुधार और नए पुस्तकालयों की स्थापना की बात ही करते हैं। देखो, मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी आयोग, किसी भी नीति में कुछ नई चीज होती है, वही पूछी जाती है। जो हर नीति, हर आयोग में कॉमन है, उसको नहीं पूछता एग्जाम में। तो ये जो पुस्तकालय वाली बात है, रीडिंग हैबिट्स वाली बात है, ये सब कुछ कॉमन है ऑलरेडी सब में। ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए नियोजित किया जाएगा कि उपयोगी जानकारी का प्रसार किया जाए, मतलब जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड किया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, गिविंग ट्रेनिंग टू टीचर्स। इसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना, है ना, शार्पनिंग अवेयरनेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों क्षेत्रों में स्थायी मूल्यों आदि को विकसित करना। उच्च गुणवत्ता और उपयोगिता वाली बच्चों की फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है आपका, जो हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए। तो पहला यूज तो बता दिया आपको कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाने के लिए, उसको आपका स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। रेडियो के माध्यम से कर दिया, टेलीविजन के माध्यम से कर दिया। दूसरा, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है। फिर एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए, जैसे हम टीएलएम वगैरह यूज करते हैं ना, ये सब कुछ। और फिर है आपका कला संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक। और ये पुस्तकें वगैरह, जो सॉरी, जो मूवीज वगैरह होती हैं, उनके माध्यम से बच्चों में अच्छी से अच्छी जो क्या बोलते हैं एजुकेशन है वो दी जा सके। कि बच्चों को म्यूजिक, टीवी देखना पसंद होता है, कार्टून देखना पसंद होता है, अगर उन कार्टून के माध्यम से बच्चा सीख रहा है तो आज के दिन आप देखिए कि छोटे बच्चों के लिए कई सारी आपकी लर्निंग चैनल्स हैं, जिसमें बच्चे को ABCD वगैरह वगैरह कार्टून के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ऐसा कुछ कार्य अनुभव की बात ही करते हैं। कहते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस कोठारी आयोग का ही इम्पोर्टेंट एक रिकमेंडेशन था, ध्यान रखना है इस बात को आपने। इसकी गतिविधियां छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप प्रदान की जाएंगी, और शिक्षा के चरणों को ध्यान में रखते हुए कौशल और ज्ञान के स्तर को उन्नत किया जाएगा। ठीक है। कार्य अनुभव में बच्चा जो पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है वो देखे, अपने स्किल को डेवलप करे। वो स्किल कैसा भी हो सकता है ना। आज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बच्चा योगा सीख रहा है, योगा स्किल उसका हो सकता है। बच्चा लिखना सीख रहा है, वो एक स्किल है। बच्चा रीडिंग कर रहा है, वो स्किल है ना। बच्चा किसी भी कंटेंट को पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, वो स्किल है। बच्चा तर्क कर पा रहा है, वो स्किल है। बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, अपनी विचार रख पा रहा है, तो ये सब कुछ क्या है, स्किल्स है। ठीक है। जो व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, व्यवहार में जो दिखाई देते हैं, वही क्या आपके स्किल है। तो शिक्षा एवं पर्यावरण, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। ठीक है। इस पहलू को संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मतलब कहने का है कि बच्चा किसी भी स्तर की एजुकेशन ले रहा हो, वहां पर EVS यानी कि एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है उसको प्राथमिकता दी जाए, शामिल किया जाए। फिर एक गणित शिक्षक पर कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर रखी है इन्होंने। ठीक। फिर है विज्ञान शिक्षा, इसमें भी कुछ नहीं कहा इन्होंने, बस ये कहा कि विज्ञान की जो बेसिक चीजें होती हैं बच्चों की लाइफ में, उसको थोड़ा सा बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए। ठीक। फिर है खेल और शारीरिक शिक्षा। तो इसके संबंध में कुछ बात इन्होंने की, वो देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध खुली जगह खेल के मैदानों के लिए आरक्षित की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देखना है। शहरों में जो एरिया खुला हुआ है, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसको बच्चों के खेलने के मैदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। खेल संस्थानों एवं छात्रावासों की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे, मतलब कि स्पोर्ट्स कॉलेजेस वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाएगा। सभी स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग को शुरू करने का प्रयास किया जाएगा, और स्वदेशी पारंपरिक खेलों पर जोर दिया जाएगा। ये इस पर खेल और शारीरिक शिक्षा पर इन्होंने थोड़े से अपने मत दिए हैं, उसको जरूर देखिएगा। फिर युवाओं की भूमिका क्या होगी, तो ध्यान दें। तो जो आपका यूथ है, क्योंकि ये जो यूथ है इसका बड़ा रोल होता है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो छात्रों को NSS, ठीक है, स्काउट्स, NCC, ठीक,
ठीक है, ये स्काउट्स वगैरह इनके माध्यम से क्या किया जाएगा कि पहले तो जितने भी बच्चे क्लास एट्थ के बाद, ये होता है उससे पहले नहीं होता, क्लास एट्थ के बाद एनसीसी एनएसएस और स्काउट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और बच्चे जब इसमें भाग लेते हैं तो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, उनको ये बताया जाता है अगर आप लोगों के एनसीसी स्काउट्स या एनएसएस रहा हो तो इन तीनों का ही एक एजेंडा होता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम समाज की सहायता कैसे कर सकते हैं, तो हमारी ड्यूटीज क्या है हमारी सोसाइटी के लिए, वो सब कुछ इन तीनों में ही कॉमन तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा एनसीसी एनएसएस या स्काउट लेगा तो उसमें समाज के लिए कुछ करने की ललक पैदा होने लगेगी धीरे धीरे। तो संस्थानों के बाहर उन्हें विकास, सुधार और विस्तार के कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना को मजबूत किया जाएगा। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार। मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार पर क्या कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने? तो कुछ खास नहीं, वही है आपका जो सीसी का जो हम आज बात करते हैं उसकी रिकमेंडेशन भी यहाँ पर दे दी गई थी आपकी इनडायरेक्टली। तो इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करना होगा ताकि मूल्यांकन की वैध और विश्वसनीय पद्धति और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण सुनिश्चित किया जा सके। आपने इससे पहले के आयोग भी जब पढ़े तो आपने देखा कि राधाकृष्ण आयोग ने भी ये कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे कमजोर जो कड़ी है वो है वहाँ की मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, और बात भी साफ है, अब बच्चा कुछ भी पढ़ रहा है लेकिन हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन अच्छी है या नहीं है? ठीक है, क्यों? तो ये ध्यान में रखना है। तो इन उक्त हेतु किए जाने वाले प्रयास या उपाय कुछ इस प्रकार रहेंगे, जैसे अवसर और व्यक्तिपरकता के अत्यधिक तत्व का उन्मूलन। जो हम बच्चों को जो कुछ उन्हें रटा होता है ऐसा कुछ पूछ रहे होते हैं ना बच्चों को, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांस एंड सब्जेक्टिविटी। दूसरा, बच्चों की मेमोराइज्ड जो कंटेंट होता है उस पर जोर नहीं देंगे। हम बच्चों को ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, तर्क को दिखा सके अपने, ठीक है, रटा हुआ ना बता सके। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि बताइए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये रटाओ, इसको रट करके काम चल जाएगा उसका। बेटर ये है कि हम ये पूछे कि महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो योगदान दिया है ना, आपकी नजर में क्या वो सही था या उससे बेहतर और कुछ किया जा सकता था? ये अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चा तर्क करेगा और उसके हिसाब से फिर वो उत्तर देगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई की जो बात हमने कही है, जिसमें शिक्षण समय की कुल अवधि में शिक्षा के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। मतलब बच्चे का जो क्लासरूम में पढ़ रहा है, कोर्स का बुक्स से जो पढ़ रहा है वो तो शामिल हो ही जाए, लेकिन बच्चा जो बिहेवियर कर रहा है उसको भी हम इसमें शामिल कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमने करनी है सीसी के अंतर्गत। ठीक है, फिर है शिक्षकों और छात्रों और अभिभावकों द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग। तो केवल टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हों इसमें। परीक्षा संचालन में सुधार कि कैसे हम उसको कंडक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। शिक्षण सामग्री और कार्यप्रणाली में सहवर्ती परिवर्तनों की सुधार। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो जो हम कंटेंट यूज कर रहे हैं या फिर हम जो तरीका यूज कर रहे हैं इवेल्युएशन का, उसमें चेंज करना है, सीसी पैटर्न को अपनाना है, ये सब कुछ इसमें कहा है इन्होंने। माध्यमिक स्तर से चरणबद्ध तरीके से सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ये हर 6 महीने में परीक्षाएं होंगी, इस पर बल दिया गया। अब कहाँ से? सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक है, फिर है आपका अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग। तो जो ग्रेडिंग है ABCD वगैरह ये सब कुछ क्या है आपका 1986 में रिकमेंड किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा। टीचर और टीचर एजुकेशन के लिए क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो डाइट का इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा कि डाइट को प्राथमिकता के साथ स्टैब्लिश करने का की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि डाइट जो आज के हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रूप में देख रहे हैं कि हर जिले में है, देश का कोई भी राज्य हो उसके हर जिले में आपको एक डाइट जरूर दिखाई देगा।
तो उसकी स्थापना की रिकमेंडेशन भी जो है वो 1986 द्वारा दी गई है। फिर है चयनित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का उन्नयन। जितने भी आपके टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाना बढ़ाना, उनमें क्वालिटी एजुकेशन देना। एनसीटी के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ कि एनसीटी अभी तक एनसीईआरटी के अंतर्गत काम कर रही थी, उसका एक पार्ट थी, लेकिन उसको एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश भी 1986 द्वारा की गई है। ठीक है। फिर आते हैं हम शिक्षक का शिक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे होगा, तो ध्यान दें। शिक्षा की दीर्घकालिक योजना और प्रबंधन परिप्रेक्ष्य विकसित करना, और देश के विकास तथा जनशक्ति आवश्यकताओं के साथ इसका एकीकरण करना। तो टीचिंग की सॉरी एजुकेशन के लिए लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो करना, और वो धीरे 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 कैसे उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को आईएएस बनना होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसने बीए किया या बीएससी किया और उसका मन किया आईएएस बनने का, उसने तैयारी की, फट से बन गया, ऐसा नहीं है। उस बच्चे को क्लास 10th से ही विजन क्लियर करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, है ना। फिर क्लास 12th के जो सब्जेक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग चूज करता है और अपनी स्टडी करता है टूवर्ड्स आईएएस, है ना। एंड देन ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल वैसे ही लेता है, वो जो कि उसकी आईएएस की तैयारी में उसको हेल्प करेंगे, तब जाकर कहीं वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई कर पाता है। ठीक है। जो आप देखते हैं कि किसी ने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, दूसरे अटेम्प्ट में कर लिया, वो यही लोग होते हैं जिनका विजन क्लियर होता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरह उसको लेके चल रहे हैं लोग। ठीक। तो ऐसे ही जब आप बीएड करने आए, तो क्या है कि 2 साल आपने बीएड किया, मस्ती कर लिया आपने, जबकि करना क्या चाहिए था कि बीएड में एडमिशन लेते ही आपने तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी लेक्चरर या एलएलटी की। तो यकीन मानिए, जो बच्चा बीएड में एडमिशन लेते ही सिंसियरली तैयारी शुरू करता है, तो निश्चित रूप से पहले ही अटेम्प्ट में जो भी एलटी का एग्जाम आएगा, लेक्चर का आएगा, उसको क्रैक कर लेगा इजीली। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ बीएड का जो सिलेबस वो नहीं पढ़ रहा होता है, वो उस एलटी में जिस सब्जेक्ट से वो अप्लाई करेगा उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होता है, उस एलटी में आने वाले एग्जाम्स को देख रहा होता है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये बहुत जरूरी होता है, विजनरी होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण और शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्वायत्तता की भावना का निर्माण। ठीक। विकेंद्रीकरण आप जानते ही हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, कि सारी पावर सेंटर को ना दे करके उसको विघटित कर दिया है। कि कुछ जैसे आप लोगों की घर की बात करते हैं, सेंटर तक कहाँ जाए हम, घर पे सारे फैसले पिताजी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका केंद्रीकरण हो गया। मम्मी को कुछ काम है तो पापा से पूछेगी, बच्चों को कुछ काम है पापा से पूछेंगे, और किसी को कोई काम है पापा से पूछेंगे। तो ये क्या हो गया, पावर एक ही के हाथ में हो गई। तो जब पावर एक ही के हाथ में होती है तो बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन पावर क्या होता है, पापा ने बोला कि मम्मी से, भाई घर के जो भी मामले हैं, खाने पीने, इन चीज़ों को, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, वो सारे अधिकार तेरे पास है, तेरे को जो करना है कर, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला। ठीक हो गया। तो अब मम्मी को बच्चों के लिए क्या खाना बनाना है, उनको ड्रेस कब कौन सी खरीद के देनी है, बच्चों को अगर स्कूल के लिए कोई पैसा चाहिए, इन सब के लिए पिताजी से नहीं पूछना पड़ेगा। तो मम्मी के पास भी क्या है, आपकी पावर आ गई। इसी तरीके से बच्चों को पापा ने पॉकेट मनी दे दी, बोला कि अब तुमको जो भी कुछ करना होगा, ये पैसा तुम्हारे पास, ऐसे करो, आप तुमको बारह पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप पेंसिल लूँ नहीं लूँ, पेन लूँ नहीं लूँ, कॉपी लूँ नहीं लूँ करके आप करो। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया शैक्षणिक संस्थानों का। ठीक। जैसे डाइट का अपना एक रोल हो जाएगा, जो बीआरसी सीआरसी होते हैं उनका अपना एक रोल हो जाएगा, ऊपर एससीआरटी होता है उसका अपना रोल हो जाएगा, और आपका जो बोर्ड होता है उसका अपना रोल हो जाएगा। इस तरीके से गैर सरकारी एजेंसियों के सहयोग और स्वैच्छिक प्रयासों सहित लोगों की भागीदारिता को प्रमुखता से लेना। तो जो एनजीओ वगैरह हैं उनको भी सपोर्ट करना, उनको भी क्या बोलते हैं, सॉरी, उनको भी एनहेंस करना, उनको भी अपने साथ जोड़ना ताकि वो शिक्षा के लिए कुछ कर सके। शिक्षा की योजना और प्रबंधन में अधिक महिलाओं को शामिल करना। जितनी महिलाएं हैं, जितनी अधिक से अधिक आपकी फीमेल कंट्रीब्यूट कर सकती हैं एजुकेशन में, उनको लेकर के आना। ठीक है, जिससे क्या होगा, देखो मेनली क्या है कि अगर कोई दूर दराज का स्कूल है, वहां पर कोई अगर फीमेल टीचर चले आती है, तो उस गांव के जो लोग हैं जो अभी तक ये सोच रहे थे यार लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, वो उस टीचर को देख करके मोटिवेट होंगे, यार हमारी बच्ची भी कल की डेट में टीचर बन सकती है। तो इस तरीके से ये भी एक पक्ष है जो कि हेल्प करेगा। ठीक। लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए। दूसरा यह है कि जब
पढ़ाने वाली फीमेल टीचर होगी तो उससे जो गर्ल चाइल्ड है उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और वो काफ़ी सारी हेल्प उनसे ले सकती हैं। अपनी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो मेल टीचर से शेयर नहीं कर सकती है। ये सब कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रहेंगी। तो दिए गए उद्देश्यों और मानदंडों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करना, पहले बोल चुका हूँ आपसे कि अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड करना कि किसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी ऐसा। फिर राष्ट्रीय स्तर पर, तो कैब की बात हम कर ही चुके हैं, कोई कुछ नया नहीं है। कैब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शैक्षिक विकास की समीक्षा करने का काम भी कैब का है आपका। व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं वो डिसाइड करने का काम भी कैब का है। और जो भी शैक्षिक कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी कैब करेगा। तो ये कैब के बारे में पहले भी आपसे बोल चुका हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें बात करने के लिए। राज्य स्तर पर, जैसे सेंटर पे आपका एनसीईआरटी और ये एनआरसी वगैरह होते हैं, तो स्टेट लेवल पे आपका फिर ये जो एससीईआरटी या फिर डाइट वगैरह ये काम करेंगे, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं चलिए इसको। राज्य सरकार सीबीएसई की तर्ज पर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सॉरी सीबीएसई नहीं, कैब हो गए, हाँ, सीएबी, हाँ ठीक हो गया, सीएबी। कैब की तर्ज पर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर सकती है। जरूरी नहीं है कि करे, लेकिन कर सकती है अपने सुविधा के लिए, ठीक। तो मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न राज्य विभागों में तंत्र को एकीकृत करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और संस्थानों के प्रमुखों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संस्थागत व्यवस्थाएं चरणों में स्थापित की जानी चाहिए। तो इस पर चर्चा नहीं करनी, इसमें मेन मेन वही है कि जैसे सेंट्रल लेवल पर कैब काम कर रहा है, वैसे स्टेट लेवल पर कोई ऐसी संस्था हम बना सकते हैं, ठीक। जिला स्तर पर, तो जैसे सेंट्रल लेवल पर कैब था, स्टेट लेवल पर हमने कहा चलो कोई एक ऐसी संस्था, जैसे एससीईआरटी बोल दिया हमने, ठीक है। तो एससीईआरटी काम कर लेती है, एनसीईआरटी एससीईआरटी वगैरह जो है ना। फिर और बोर्ड वगैरह कुछ और भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उसकी फ्रीडम है। फिर जिला स्तर पर आपका डाइट मेन रहता है, ठीक है, डाइट रहता है आपका, और बाकी और अन्य एजेंसीज होती हैं वो काम करती हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर तक शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाएंगे। राज्य सरकारें हर संभव प्रयास के साथ इस पहलू पर ध्यान देगी। शैक्षिक विकास के बहुस्तरीय ढांचे के भीतर केंद्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की एजेंसियां काम करेंगी, ठीक है। फिर स्थानीय स्तर पर हो गया आपका जैसे ऐसे सीआरसी वगैरह होते हैं। स्वैच्छिक उपक्रम हो गया आपके, वॉलंटरी एजेंसी जैसे कि आपका एनजीओ वगैरह जिनकी बात करते हैं। 10th पॉइंट आपका आता है संसाधन और समीक्षा का। तो संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये बात बार बार दोहरा दोहरा करके आ रही है। तो सबसे पहले तो पैसा जुटाना, अनुदान जुटाना, कि कहाँ से पैसा आए स्कूलों में खर्च करने के लिए, स्कूल या शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो खर्चा आ रहा है उसको वहन करने के लिए। तो बजट से आ सकता है डायरेक्ट, है ना, एनजीओ के द्वारा आ सकता है, या फिर समृद्ध जो उस क्षेत्र के समृद्ध जो लोग हैं उनसे अनुदान लिया सकता है, सब कुछ है। देन लाभार्थी समुदायों से स्कूल भवनों और कुछ उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कहना, ठीक। तो ऐसी कम्युनिटीज जो सपोर्ट कर सकती है उनको भी रिक्वेस्ट करना कि वो स्कूल के लिए कुछ करें। शिक्षा के उच्च स्तर पर फीस को बढ़ाना, ठीक है। जैसे क्लास 8 तक तो कोई फीस नहीं है आज की डेट में, लेकिन 9, 10, 11, 12 में फीस होती है। तो अगर वो फीस मिल जाती है तो उससे भी क्या है, चल सकता है। जैसे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चे अगर फीस पे कर सकते हैं अच्छी खासी, तो उससे भी क्या है, एक उस लेवल की जो एजुकेशन है ना, वो ही वहन हो जाएगी, तो उसकी लोड जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। कॉलेज वगैरह में तो फीस भरनी पड़ती है, आपने देखा ही होगा। सुविधाओं के कुशल उपयोग से कुछ बचत करना, ये है। तो ये बजट के बारे में था कि कैसे हम खर्चा जो है उसको चलाएं, ठीक। तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति के अनुसंधान और विकास से जुड़े संस्थानों को उपयोगकर्ता एजेंसी पर उपकर और शुल्क लगाकर कुछ धन जुटाने के लिए, तो वो टैक्स वगैरह लगा के भी आप पैसा अरेंज कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। समीक्षा की बात करते हैं तो जो इसमें नई नीति लिखा हुआ है, नई नीति आज की डेट में अलग हो चुकी है, 2020 ये उस समय का था।
तो जो ये नीति है 1986 की द्वारा विभिन्न मानदंडों का के कार्यान्वयन की हर 5 साल में समीक्षा, कितने साल में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा कितने साल में समीक्षा की बात कही गई है, तो 10 साल, सॉरी 5 साल में समीक्षा की बात कही गई है। ठीक है। कार्यान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरते रुझानों का पता लगाने के लिए छोटे अंतराल पर मूल्यांकन भी किया जाएगा। फिर भविष्य के लिए सुझाव, भविष्य के लिए कोई खास सुझाव इन्होंने दिए नहीं, इन्होंने बस ये कहा कि जो एजुकेशन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम धीरे धीरे करके जो बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम करते रहेंगे, और लचीलापन एक उसमें रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से है। भविष्य के सुझाव के लिए देख लेते हैं एक बार। यह परिकल्पना की गई कि हमारी परंपरा, जो लगभग हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि पर एक उच्च प्रीमियम रखती है, ठीक है, उच्च स्तर रखती है बोलेंगे इसको ऐसे, को देखते हुए भविष्य के आकार की जटिलता के बावजूद हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होने के लिए बाध्य हैं। ये जो खाली बेकार पॉइंट है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये हमारा हो गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है।